प्राचीन भारत के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु और उदयन। पीछे के चैप्टर में हमने ये जाना कि किस प्रकार से बिंबिसार ने अपनी कूटनीति के द्वारा, जिसमें वैवाहिक संबंध शामिल थे, मित्रतापूर्ण शामिल थे, और उसके अलावा विस्तारवादी नीति के द्वारा मगध का विस्तार करने में सफलता प्राप्त की। उसने वैवाहिक संबंधों और मित्रतापूर्ण संबंधों के द्वारा अपने मगध के लिए एक मजबूत और सुदृढ़ आधार प्रदान किया। हालांकि उसने केवल एकमात्र विजय प्राप्त की, अंग की, परंतु उसने एक ऐसा देश, या हम कह सकते हैं कि नींव मगध के विस्तार की रख दी, जिस पे आगे जाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हो सकी। तो हम आज बिंबिसार के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु और उसके बाद उदयन के नेतृत्व में मगध का क्या विस्तार हुआ, क्या विकास हुआ, उसका अध्ययन करेंगे। और तो बिंबिसार के बाद उसका पुत्र कोणिक अजातशत्रु मगध का शासक बना और इसने 492 ईस्वी पूर्व से लेकर 460 ईस्वी पूर्व लगभग 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अपने पिता की तरह, या हम कह सकते हैं कि अपने पिता से भी अधिक यह विस्तारवादी व्यक्तित्व का धनी था और इसने गद्दी पर बैठते ही मगध के विस्तार के लिए योजना बनाना प्रारंभ कर दिया। और उससे पहला जो मुकाबला हुआ वो था कौशल का। अब कौशल के साथ संघर्ष के बहुत सारे कारण हमें विभिन्न ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। बौद्ध ग्रंथों की अगर हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथों में ये वर्णन आया है कि जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी तो उस हत्या से दुखी होकर उसकी पत्नी महाकौशल देवी, जो कौशल नरेश की बहन थी, वो भी चल बसी। उसकी भी मृत्यु हो गई कि उसका दुख उससे सहन नहीं हुआ। और इस प्रकार के विभत्स कांड के बाद जब महाकौशल देवी भी चल बसी तो प्रसेनजीत भी दुखी था और दुख से उत्पन्न क्रोध के कारण प्रसेनजीत ने बिंबिसार के विवाह में जो काशी का प्रदेश दहेज के रूप में दिया था उसे वापस ले लिया। और काशी को वापस लेने के कारण मगध और कौशल का युद्ध हुआ। कहा जाता है कि दोनों के मध्य एक से अधिक बार युद्ध हुए। एक बार प्रसेनजीत पराजित हुआ, एक बार अजातशत्रु भी पराजित हुआ। प्रसेनजीत जब हारा तो उसे भागकर श्रावस्ती में शरण लेनी पड़ी थी और अजातशत्रु भी पराजित हुआ एक बार। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच जो संघर्ष था वो लगभग बराबर का था। जब एक से अधिक युद्धों में भी कोई निर्णायक विजय किसी को प्राप्त नहीं हुई, तब दोनों के मध्य एक समझौता हो गया। माना जाता है कि वत्स नरेश उदयन के द्वारा ये समझौता करवाया गया।
और इस समझौते के परिणाम स्वरूप अजातशत्रु को काशी का प्रदेश पुनः प्राप्त हो गया कौशल के द्वारा। और यही नहीं, कौशल की राजकुमारी वजीरा का विवाह भी अजातशत्रु के साथ कर दिया गया। तो इस प्रकार इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप अजातशत्रु को न केवल काशी वापस मिला, बल्कि कौशल की राजकुमारी का हाथ भी उसे प्राप्त हुआ। और इस प्रकार काशी अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि काशी को अंतिम रूप से मगध में मिलाने का श्रेय किसे प्राप्त है, या किसने अंतिम रूप से काशी को मगध में मिलाया। चूँकि हमारे दिमाग में ये चीज़ रहती है कि काशी मगध को बिंबिसार के दहेज के रूप में दिया गया था, तो हम बिंबिसार उसका उत्तर करके आते हैं। परंतु शब्द जब अंतिम रूप से आता है तब हम ये ध्यान रखना चाहिए कि अजातशत्रु के शासक बनते ही काशी उसके हाथ से निकल गया था, और फिर अजातशत्रु ने पुनः काशी को अंतिम रूप से अपने साम्राज्य में मिलाने में सफलता प्राप्त की। दूसरा संघर्ष अजातशत्रु का वज्जी के साथ हुआ। हमने महाजनपदों का 16 महाजनपदों का अध्ययन करते समय ये पढ़ा था कि वज्जी एक संघ था, गणराज्य था। और पीछे भी हमने ये अध्ययन किया कि जो लिच्छवी गण, जो वज्जियों का ही एक गण था, उसके शासक चेटक की बहन चेलना का विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था। अब वज्जी के साथ संघर्ष के कारण क्या थे, इसके बारे में हमें अलग अलग ग्रंथ अलग अलग जानकारी देते हैं, जिससे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनका परिणाम कारण क्या रहा होगा। एक सुमंगल विलासनी नामक ग्रंथ है, वो कहती है कि गंगा के किनारे रत्नों की एक खान थी। उस खान पर अधिकार करने के लिए वज्जी संघ और मगध के बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहता था। और इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए, निर्णायक रूप से समाप्त करने के लिए, अजातशत्रु ने वज्जी के ऊपर आक्रमण किया। दूसरी तरफ जैन ग्रंथ हमें कुछ अलग प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। जैन ग्रंथ बताते हैं कि बिंबिसार का जो विवाह हुआ था चेटक की पुत्री चेलना के साथ, उससे इसको 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, हल और बेहल। और इन हल और बेहल को बिंबिसार ने 2 उपहार दिए थे, जिनमें से एक उपहार था एक हाथी, शेचनक नाम था उसका, जो बहुत ही विख्यात हाथी था। और दूसरा था 18 लड़ियों का एक हीरे का हार। ये दोनों उपहार बिंबिसार के द्वारा अपने पुत्रों जो चेलना से उत्पन्न हुए थे, हल और बेहल को दिए थे। जब अजातशत्रु शासक बना तो कहते हैं कि अजातशत्रु ने उन दोनों से वो उपहार राजकोष में देने के लिए कहा, उनसे वापस मांगे, और जिसे उन दोनों राजकुमारों ने लौटाने से इनकार कर दिया, और वो दोनों अपने नाना चेटक के पास चले गए। और इस कारण से दोनों के मध्य संघर्ष हुआ। कहा जाता है कि ये संघर्ष 16 वर्ष तक चला। अजातशत्रु ने वज्जियों को पराजित करने के अथक प्रयास किए, परंतु उसमें सफलता उसको प्राप्त नहीं हुई। और फिर उसने, कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध से वज्जी संघ यानी गणराज्य, हमने पहले भी चर्चा की थी कि वज्जी में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसमें सभी लोग एक प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन चलाते थे। तो इस अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से ये जानकारी प्राप्त की कि गणतंत्रों को नष्ट करने का क्या उपाय है, तो उनमें कैसे फूट डाली जाए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब तक ये गणतंत्र के जो जितने भी प्रतिनिधि हैं वो एक स्थान पर बैठकर सामूहिक निर्णय जब तक लेते रहेंगे,
तब तक उन्हें पराजित करना संभव नहीं है। इसका मतलब ये था कि उनको पराजित करने के लिए उनमें फूट डालना आवश्यक है, उनमें मतभेद करना नितांत आवश्यक है। और इस बात को मानते हुए अजातशत्रु ने युद्ध की तैयारी की और उसने अपने मंत्री, जिसका नाम वश्यकार था, उस वश्यकार को वज्जियों में फूट डालने के लिए वज्जियों के पास भेजा। वश्यकार ने वहाँ जाकर इस प्रकार का माहौल का निर्माण किया कि अजातशत्रु ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और उसकी इतनी सेवाओं के बावजूद भी उसे उसके राज्य से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। और अब उसका वश्यकार का एकमात्र लक्ष्य केवल अजातशत्रु का पतन है। इस प्रकार का नाटक उसने वहाँ जाकर किया और इसलिए किया कि जिससे कि वज्जियों के मन में उसके प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाए, और उसमें वह सफल भी हुआ और वह वज्जियों का विश्वास प्राप्त करने में सफल रहा। और धीरे धीरे इस वश्यकार ने वज्जियों के जो प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों में एक मतभेद पैदा कर दिए, फूट पैदा कर दी। और उसी फूट का परिणाम था कि जब इतने मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जब अजातशत्रु आक्रमण करने के लिए उनके दरवाजे तक चला गया, तब तक वो अंदर बैठकर इसी बात पर विवाद करते रहे कि अजातशत्रु के साथ समझौता किया जाए या आगे बढ़कर उसका मुकाबला किया जाए। तो वश्यकार और अजातशत्रु वज्जियों में फूट डालने की अपनी जो रणनीति थी उसमें वो सफल रहे। इसके अलावा भी अजातशत्रु ने कुछ अन्य तैयारियां भी की। दूसरी तैयारी उसने ये की कि पाटलिपुत्र का उसने दुर्गीकरण करवाया, अर्थात वज्जियों पर आक्रमण करने के लिए उसे बाहर निकलना पड़ता और इसके लिए उसने अपनी राजधानी को सुरक्षित बनाना ज़रूरी समझा और इसलिए उसने पाटलिपुत्र का दुर्गीकरण करवाया। तीसरा और महत्वपूर्ण एक और जो कार्य उसने किया, उसने 2 नए अस्त्रों का प्रयोग किया, जिसमें से एक का नाम था रथमूसल और दूसरे का नाम था महाशिलाकंटक। रथमूसल एक प्रकार का ऐसा अस्त्र था जो रथ के पहियों से बांधा जाता था और जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता था वो घूमता हुआ सैनिकों के ऊपर चोट करता था। और महाशिलाकंटक एक इस प्रकार का अस्त्र था जो बड़े बड़े पत्थरों को गुलेल की तरह शत्रु सेना के ऊपर फेंकता था और उससे उसके ऊपर प्रहार करता था। तो कहा जाता है कि इस प्रकार की एक सुदृढ़ योजना बनाने के बाद अजातशत्रु ने वज्जी के ऊपर आक्रमण किया और लंबे संघर्ष 16 वर्ष के संघर्ष के उपरांत वैशाली पर उसने अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब वह आक्रमण करने के लिए गया तो वश्यकार द्वारा उत्पन्न फूट के परिणाम स्वरूप वज्जी संघ के प्रतिनिधि निर्णय ही नहीं कर पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए, और इस प्रकार अजातशत्रु ने एक कुशल रणनीति की अनुपालना करते हुए वैशाली जो वज्जियों की राजधानी थी उस पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। तीसरा जो टकराव हुआ अजातशत्रु का वह महाजनपद था अवंती के साथ उसका टकराव हुआ। पीछे हमने देखा था कि अवंती का जो शासक था वह शासक बिंबिसार का मित्र था और अजातशत्रु से पहले एक प्रकार से अवंती के साथ उनके मित्रतापूर्ण संबंध थे। अवंती के शासक चंडप्रदोत की पांडु रोग से इलाज करने के लिए बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को भी वहाँ भेजा था, परंतु अजातशत्रु चूँकि एक विस्तारवादी शासक था इसलिए उसने अवंती के साथ भी टकराव यानी एक संघर्ष की स्थिति पैदा की, परंतु ये टकराव युद्ध के मैदान पर नहीं हुआ, केवल
एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध ही दोनों के बीच में हुआ और उसका कोई परिणाम नहीं निकला। वास्तविक जो लड़ाई उन दोनों के मध्य नहीं हुई। तो इस प्रकार अजातशत्रु के काल में दो प्रमुख विलय हुए, एक अंग काशी का और दूसरा वज्रशंख का। तीसरी जो राजनीतिक घटनाक्रम जानने के बाद हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं जो अजातशत्रु से संबंधित थी। अजातशत्रु किस धर्म का मानने वाला था, इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जैन और बौद्ध स्रोत वो अपने अपने दावे करते हैं, परंतु जो प्रमाण उपलब्ध हैं उनसे ये लगता है कि वह बौद्ध था और उसके कुछ पुरातात्विक प्रमाण भी हैं। बरहूत में एक वेदिका का लेख मिला है जिसमें जिससे हमें अजातशत्रु के बौद्ध होने का पता चलता है। इसके अलावा उसके काल में प्रथम बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ था, उससे भी हमें यह लगता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था या वह बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने वाला व्यक्ति था। प्रथम बौद्ध संगति हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक संगतियाँ हुई, उसमें जो प्रथम बौद्ध संगति हुई वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई और यह बौद्ध संगति राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इसमें दो पिटकों का संग्रह किया गया था, सुत्त पिटक और विनय पिटक। और इस प्रथम बौद्ध संगति के आयोजन का श्रेय अजातशत्रु को दिया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु हुई। इसके शासन के 8वें वर्ष में, जब इनके शासन का 8वां वर्ष चल रहा था, उस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और एक और महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये कि इसने पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया था। परंतु एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी नहीं बनाया था। इसने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना तो की थी, परंतु उसने की राजधानी नहीं बनाई। उसके बाद उदय ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। तो ये हमने जाना अजातशत्रु के शासनकाल में किस प्रकार की राजनीतिक और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। अब हम अजातशत्रु के बाद जो शासक बना उदय, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उदयन जो अजातशत्रु के बाद शासक बना, कहा जाता है कि उसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। जैन ग्रंथ ये हमें जानकारी देते हैं। पीछे हमने ये भी जाना कि अजातशत्रु ने कैसे गद्दी प्राप्त की, उसके बारे में भी स्पष्ट मत थे कि भाई कुछ लोग जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ दोनों ग्रंथ तरीका अलग अलग बताते हैं, परंतु उनका भाव एक ही है कि अजातशत्रु ने ज़बरदस्ती अपने पिता को बंदी बना के या उसकी हत्या करके उसकी गद्दी प्राप्त की थी। तो एक प्रकार से हर एक वंश में एक परंपरा पड़ गई थी और उसी परंपरा की पालना करते हुए उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। उदयन ने 460 ईसा पूर्व से लेकर 445 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका कई जगह पर नाम उदयन आता है, कई जगह पर उदयन आता है, कई जगह पर उदयी भी इसको कहा जाता है। इसके काल के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनका हम उल्लेख कर देते हैं। बाकी राजनीतिक रूप से कोई विशेष महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में इसके काल का उल्लेख नहीं है। पहला जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है इसके इस काल का वो ये है कि इसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। ये ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना अगर पूछी जाए तो हम अजातशत्रु कहेंगे, क्योंकि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी, परंतु मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया उदयन ने। इसके समय में जो हर्यक वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। उदयन के 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक
और नागदासक का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में हुआ है। और अंतिम शासक नागदासक, जिसे पुराणों ने दर्शक कहा है, इसको मारकर 412 ईस्वी में शिशुनाग नामक एक व्यक्ति ने मगध में एक नए वंश की स्थापना की, जो शिशुनाग वंश कहा जाता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर आकर उदयन के साथ ही हर्यक वंश भी समाप्त होता है और एक नए वंश की स्थापना के साथ मगध का विस्तार आगे होता है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। धन्यवाद।